जय हिंद साथियों, मैं रोहित सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, आप बैंकिंग ले सकते हैं, रेलवे, व्यापम या एसएससी, इवन यहाँ तक कि इस वर्ष से एमपीपीएससी मेंस में भी यूनिट 5 में आपको मैथ्स 30 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो आज हमारा जो सेशन होने वाला है, जो आज हमारा ये लेक्चर होने वाला है, ये एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। अगर ये पसंद आएगा तो अंत में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं संख्याओं का वर्गीकरण, जो कि संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है संख्याओं का वर्गीकरण। अर्थात नॉर्मली हमें सबको पता होता है कि नंबर्स जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, शून्य, प्राकृतिक, अप्राकृतिक, वास्तविक। तो इतने प्रकार के नंबर हैं, मतलब स्वाभाविक सी बात है कि इनका वर्गीकरण ऑलरेडी हो रखा है। तो उसी वर्गीकरण को, उसी क्लासिफिकेशन को आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे, उन्हें परिभाषित करेंगे, उन्हें कहते कैसे हैं, क्या कहते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे इस सेशन में, जिसे टॉपिक का नाम है संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सम्मिश्र संख्याएं, अगर आपको पूछा जाए कि सभी संख्याओं का जो संग्रह होगा उसे हम कह सकते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सभी दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, उनका जो संग्रह होगा, कलेक्शन होगा, उसे हम कह सकते हैं सम्मिश्र संख्याएं, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को दोस्तों फिर दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका दार्शनिक प्रणाली या हिंदू अरेबिक प्रणाली के अंतर्गत क्लासिफिकेशन है, और दूसरा है आपका काल्पनिक संख्याएं। किसका है? काल्पनिक संख्याएं। तो मैं पहले आपको काल्पनिक संख्याओं को क्लियर कर दूं। काल्पनिक संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जो कल्पना में हो, जिनका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता हो, या फिर जिन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता हो, उन्हें हम कह सकते हैं काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स आपको ज़्यादा कोई नहीं पूछने वाला। इमेजिनरी नंबर मतलब आयोटा, आई से इसे डिनोट करेंगे। आयोटा की वैल्यू -1 होती है। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? -1। और देन हम जब स्क्वायर कर देंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो आई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √-1। तो यहाँ से केवल यही क्वेश्चन हो सकता है कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है। तो आयोटा की वैल्यू √-1 होगी, आयोटा की वैल्यू -1 होगी, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू √-1 होगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में सभी नंबर्स का संग्रह जो होगा वो कहलाएगा सम्मिश्र संख्याएं। अब सम्मिश्र संख्याओं में दूसरा टाइप जो आएगा दोस्तों, वह आएगा आपका दार्शनिक प्रणाली या हिंदू अरेबिक प्रणाली। इस प्रणाली में हमने 10 अंकों का निर्धारण किया, या ये कह सकते हैं कि इस प्रणाली के अंतर्गत 10 अंकों का उपयोग किया जाता है। 10 अंकों को संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के रूप में जानते हैं। तो हिंदू अरेबिक प्रणाली के अंतर्गत या दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत आपके टोटल 10 अंकों का निर्माण होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? अब हिंदू अरेबिक प्रणाली के अंतर्गत हिंदू अरेबिक प्रणाली के अंतर्गत जैसे मैंने आपको कहा कि 10 अंकों का प्रयोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपके इनका अंकों का प्रयोग किया जाता है। फिर हिंदू अरेबिक प्रणाली के अंतर्गत या दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत हमने क्या सीखा कि दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत ही दोस्तों इकाई, दहाई और सैकड़ा, हजार और 10,000 आदि का आविष्कार हुआ या निर्माण हुआ।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आदि का अगर आपको पूछा जाए तो वो किसके अंतर्गत पाए गए? दार्शनिक प्रणाली या हिंदू अरेबिक प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त हुए। अब हिंदू अरेबिक प्रणाली के अंतर्गत आपने देखा होगा, अगर मैं आपको कहूं कि अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है, अंकों से मिलकर किनका निर्माण होता है? संख्याओं का। तो अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि 256 एक संख्या है, क्योंकि ये बहुत सारे अंकों से मिलकर बनी है, चूंकि इसी में इकाई अंक होता है। जब आप दाएं से बाएं आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो पहला अंक मिलेगा, इसे हम इकाई अंक कहते हैं, इसे हम दहाई अंक कहते हैं, और यह आपका होगा सैकड़ा। क्लियर हुआ? तो दाएं से बाएं आगे बढ़ने पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आदि का हमें पता चलते गया, या कह सकते हैं कि आदि का निर्माण होते गया। तो इसे आप दाएं से बाएं आप जैसे 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 आगे बढ़ते जाओगे तो प्रत्येक अंक के साथ 10 का गुणा होते चले जाएगा। प्रत्येक अंक के साथ किसका गुणा होते चले जाएगा? 10। जब आपने इकाई कहा मतलब 1, जब आपने दहाई कहा मतलब 1 गुणा 10 अर्थात 10, जब आपने सैकड़ा कहा बच्चों तो 10 गुणा 10 अर्थात 100, जब आप यहाँ पे हजार कहेंगे, हजार में फिर 100 गुणा 10 होगा, मतलब ये हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1000। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दाएं से बाएं बढ़ने पर आपका प्रत्येक अंक में 10 का गुणा होते चले जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि 10 गुना होते चले जाएगा। तो यहाँ यही चीजें दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत हमें बताई गई, हमने पढ़ी है कि दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार अंकीय अंकों के मान हमें प्राप्त होते चले जाते हैं। क्लियर है? तो दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत हमें इन अंकों को पाया, इन्हीं अंकों से मिलकर संख्याएं बनती है, और इन्हीं संख्याओं में आपको इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000 अर्थात दाएं से बाएं जाने पर आपको प्रत्येक अंक के साथ 10 का गुणा करते चले जाना है, या 10 का गुणा बढ़ते चले जाएगा। अगर आपने दहाई में 10 का गुणा करा तो सैकड़ा में आपको 100 का गुणा करना होगा, सैकड़े में 100 का गुणा करा तो हजार में आपको 100 में एक और बढ़ जाएगा 0, तो 1000 का गुणा करना होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसे जैसे हम दाएं से बाएं होते चले जाएंगे, एक एक शून्य बढ़ते चले जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसी प्रणाली के अंतर्गत बच्चों अंकों के 2 मान प्राप्त होते हैं। किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। मैं आपको क्लियर करूं, 2 मान कौन से होते हैं? संख्याओं में अंकों के 2 मान प्राप्त हुए। कितने मान प्राप्त हुए? जो कि आप लगभग जानते होंगे। अंकों के 2 मान बच्चों, एक हुआ जातीय मान, एक हुआ कौन सा? जातीय मान, या हम कह सकते हैं अंकीय मान। क्या कह सकते हैं दोस्तों? अंकीय मान। और दूसरा आपका हुआ स्थानीय मान। दूसरा आपका कौन सा हुआ? स्थानीय मान। जातीय मान या फिर कहें कि अंकीय मान, फिर आपका दूसरा होगा स्थानीय मान। अंकों में आपके 2 मान पाए जाते हैं। पहला आपका होगा जातीय मान या अंकित मान, या हम कह सकते हैं इसको शुद्ध मान भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है दोस्तों? शुद्ध मान भी कहा जा सकता है। इंग्लिश में अगर कहें तो एक्चुअल वैल्यू कह सकते हैं इसे हम। क्या कह सकते हैं? एक्चुअल वैल्यू। अर्थात जातीय मान का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, जातीय मान अर्थात जो मान कभी बदलता नहीं है। जातीय मान अर्थात जो मान कभी भी बदलता नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? जातीय मान या अंकित मान या शुद्ध मान।
एक्चुअल वैल्यू हम उसे कह सकते हैं। तो अब मैं आपको समझाऊं कि जातीय मान होता क्या है। सपोज दैट आपको किसी ने, मान लीजिए आपको किसी ने एक संख्या दे दी 46,656, या मान लो यहां पर आपको दे दिया 57। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको अगर मैं पूछूं कि जातीय मान क्या क्या होगा, किसका जातीय मान कितना होगा, तो जातीय मान का मतलब होता है प्यारे बच्चों शुद्ध मान। क्लियर है? तो शुद्ध मान मतलब ये सिंपल सी चीज है, जो जिसका मान है उसका वही मान रहेगा। 7 का जातीय मान 7, अंकित मान 7, शुद्ध मान 7, क्योंकि तीनों एक ही चीज है। 5 का जातीय शुद्ध अंकित एक ही है, 6 का 4 का। तो जो संख्या जो जिस रूप में लिखी होती है उसे ही उसका जातीय मान कहा जा सकता है। अर्थात किसी भी अंक का अपना जो मान होता है उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जातीय मान। यहां पर 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 6 का जातीय मान 6 ही होगा। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? अब हम आते हैं स्थानीय मान पर। तो स्थानीय मान किसे कहा जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं स्थानीय मान पर। स्थानीय मान अर्थात हम कह सकते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं प्लेस वैल्यू। अर्थात स्थानीय मान की परिभाषा क्या हो सकती है कि किसी विशेष स्थान के कारण या किसी स्थान विशेष के कारण जिस अंक का जो मान प्राप्त होगा उसे ही हम स्थानीय मान कहेंगे। विशेष स्थान के कारण, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, विशेष स्थान के कारण किसी अंक का जो मान होगा उसे ही हम स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू कहेंगे। क्लियर हुआ? जो कि बदलता रहता है। अंकीय मान, जातीय मान, शुद्ध मान कभी भी बदलता नहीं है, एक्चुअल वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है। स्थानीय मान बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, मैंने आप लोगों को कहा था कि दाएं से बाएं जाते हुए हमें 10 गुना की वृद्धि करते जाना है। कितने की वृद्धि करते जाना है? 10 गुना की वृद्धि। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों 7 का जातीय मान, तो मेरे प्यारे बच्चों 7 का जो जातीय मान होगा वो होगा आपका कितना? 7 का जातीय मान की मैं बात कर रहा हूं, स्थानीय मान की बात नहीं कर रहा। जातीय मान मतलब जिसका जो मान है वही। तो 7 का जातीय मान मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 7। अब मैं बात करूं 7 का स्थानीय मान, तो मेरे प्यारे बच्चों 7 इकाई का अंक मतलब 1, तो 7 का स्थानीय मान भी कितना होगा? 7 का स्थानीय मान भी मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? 7। वहीं अगर मैं आपसे प्यारे बच्चों 5 का जातीय मान पूछता हूं, 5 का जातीय मान, तो आप कहेंगे सर 5 का जातीय मान 5 होगा। 5 का जातीय मान क्या होगा? 5। परंतु अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का स्थानीय मान बताओ प्यारे बच्चों, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 5 गुणा 10 अर्थात 50। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा प्यारे बच्चों? 50। क्लियर हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 6 का जातीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 6। अगर मैं पूछूं इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 6 गुणा, मैं कह सकता हूं कि जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दो, तो 6 का स्थानीय मान प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 600। वही अगर इस 6 की बात करूं तो इसका जातीय मान भी 6 होगा, जातीय मान तो 6 ही होगा। परंतु अगर मैं इसके स्थानीय मान की बात करूं प्यारे बच्चों, तो 6 के पीछे आप देख रहे हैं कितने अंक हैं? 1 2 3। तो मैं इसमें 3 जीरो का गुणा कर दूंगा, अर्थात इस 6 का
स्थानीय मान मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 6000। तो कई बार एक साधारण सा बड़ा सरल सा प्रश्न में उठा लिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक संख्या आपको दे दी, मान लीजिए 1827 में आपको एक संख्या गिवन है कि 1827 में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों। कई बार एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आया है कि 8 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए, स्थानीय मान और जातीय मान। अब मुझे एक बात बताओ, इसका स्थानीय मान क्या होगा प्यारे बच्चों? 8, और 8 के पीछे कितने अंक हैं? 2 0 2, तो 8 के पीछे मैंने लगा दिए 2 0। क्लियर। और रही बात जातीय मान की, तो जातीय मान तो जो रहता है वही रहता है। तो 1827 में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर मेरे प्यारे बच्चों कितना आया? 792। क्लियर हुआ। तो स्थानीय मान और जातीय मान, मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। मैं रिपीट करूं, जातीय मान जो कभी भी बदलता नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी संख्या की जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो उसका शुद्ध मान होता है, वही उसका जातीय मान कहलाता है। सेकंड है आपका स्थानीय वैल्यू, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, अर्थात किसी विशेष स्थान के कारण किसी अंक का जो मान होता है प्यारे बच्चों, उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन पढ़ें कि वास्तविक संख्याओं के 2 प्रकार आपको प्राप्त होते हैं। एक होता है दशमलव संख्याएं और एक होता है आपका पूर्णांक संख्याएं। दशमलव संख्याओं को प्यारे बच्चों मैंने इसीलिए यहाँ पर रफ किया क्योंकि बोर्ड हमें छोटा पड़ रहा है। वास्तविक संख्याओं को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया, दशमलव संख्या और पूर्णांक संख्याएं। और फिर आप देखेंगे कि दशमलव संख्याओं को फिर वर्गीकृत किया गया प्यारे बच्चों। एक हुआ आपका परिमेय संख्याएं, एक हुआ आपका प्यारे बच्चों परिमेय संख्याएं, और दूसरा हुआ मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्याएं। पहला हुआ प्यारे बच्चों क्या? अपरिमेय संख्याएं, और दूसरा हुआ आपका क्या? अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को प्यारे बच्चों हम लोग आवर्त दशमलव भी कह सकते हैं। आवर्त दशमलव, या हम कह सकते हैं रिपीटिंग नंबर, या जो अपने आप को दोहराते हैं, या फिर हम प्यारे बच्चों कह सकते हैं इसे आवर्त दशमलव के अलावा हम इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। ऐसे नंबर जो अपने आप को दोहराते हैं, अपने आप को रिपीट करते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं आवर्त दशमलव या परिमेय संख्याएं। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि परिमेय संख्याएं कहेंगे किसे? परिमेय संख्याएं दशमलव संख्याओं के बच्चों प्यारे याद रखना 2 प्रकार हैं। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्याएं। पहला मैं आपको अगर बताऊं परिमेय संख्याएं कहेंगे किसे, तो हम सब ने परिभाषाएं नॉर्मली पढ़ रखी है कि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q किस रूप में? P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां Q कभी भी शून्य नहीं हो सकता, उन्हें हम प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें हम
परिमेय संख्याएं कहेंगे। तो प्यारे बच्चों याद रखना, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत सारी की सारी संख्याएं आ जाती है, सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, पूर्णांक हो, पूर्ण हो, सारी की सारी संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राप्त हो जाते हैं। अब परिमेय संख्याओं में आप देखोगे कि परिमेय संख्याओं को मैंने एक नाम दे रखा है आवर्त दशमलव। परिमेय संख्याओं को मैंने क्या नाम दे रखा है? आवर्त दशमलव, अर्थात ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद नंबर्स रिपीट होना प्रारंभ कर देते हैं, या सीमित दशमलव। हम इसे एक और नाम दे सकते हैं, सीमित दशमलव। क्या दे सकते हैं? सीमित दशमलव। अगर मैं आपको इन दोनों के एग्जाम्पल दूं प्यारे बच्चों, तो सीमित दशमलव जैसे अगर मैं आपको कहूं 2/4, 2/4 कहो या 1/2 कहो प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे सर ये सीमित दशमलव कैसे हैं? तो सीमित दशमलव इस प्रकार प्यारे बच्चों कि एक में भाग नहीं जाता तो हम दशमलव का शून्य लगाते हैं। हम दशमलव का क्या लगाते हैं? शून्य। और 2 से मेरे प्यारे बच्चों ये कैंसल हुआ कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? तो हम कह सकते हैं दशमलव के बाद सीमित है। आगे इसे 2 प्रकार से देखा जा सकता है। आप कह सकते हैं कि सर इसमें 0 0 0 0 रिपीट हो रहा है, हाँ या ना? या हम ये भी कह सकते हैं कि सीमित है, दशमलव के बाद सीमित हो गया, फिक्स हो गया, अंत हो गया। तो ऐसी संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों जिसमें दशमलव के बाद रिपीटेशन प्रारंभ हो जाता है, या दशमलव के बाद, या कह सकते हैं सीमित दशमलव हो, ऐसे नंबर्स को प्यारे बच्चों हम कहेंगे परिमेय संख्याएं। तो फाइनली मैं आपको बताऊं, परिमेय संख्याओं की 2 से 3 परिभाषाएं बन सकती है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर Q कभी भी शून्य नहीं हो सकता, परिमेय संख्याएं कहलाती है प्यारे बच्चों। या फिर आवर्त दशमलव। तो आवर्त दशमलव का क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों? आइए मैं आपको समझाता हूं आवर्त दशमलव का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको कहूं 1/3 या आपको मैं कहूं 1/7, प्यारे बच्चों अब यहां पर आप देखिएगा कि 1 में भाग नहीं जाता तो हमने लगाते हैं दशमलव। हम क्या लगाएंगे? दशमलव। तो 3 से 1 में भाग नहीं जाया, दशमलव लगाया, इधर लग गया 0। अब आप देखेंगे 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 तिया 9। तो आपने एक यहाँ पर देखा होगा कि दशमलव के बाद 3 जो है वो रिपीट होते चले जा रहा है, बार बार अपने आप को दोहरा रहा है। तो प्यारे बच्चों दशमलव के बाद जब संख्याएं रिपीट होने लग जाएगी, उन्हें हम आवर्त दशमलव कहेंगे, या अपने आप को जो दोहराएगी उन्हें हम टर्मिनेटिंग नंबर कह सकते हैं, या रिपीटिंग नंबर्स कह सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग कहो या रिपीटिंग नंबर्स कहो, या आवर्त दशमलव कहो, या फिर परिमेय संख्या कहो, या फिर दशमलव के बाद सीमित हो, उन्हें हम सबको, उन सबको हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। आप इसकी स्टैंडर्ड अगर डेफिनेशन देखेंगे तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q कभी भी क्या नहीं हो सकता प्यारे बच्चों? Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों आपसे पूछूं कि क्या 8 एक परिमेय संख्या है? 8 एक परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे यस सर 8 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 8 के बटे में 8 के भाग में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि माइनस अनंत से लेकर अनंत तक, माइनस अनंत से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होगी उन सबको हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। क्योंकि अगर ऋण 2 भी है तो ऋण 2 के भाग में भी क्या है प्यारे बच्चों? 1 है। अगर 2 भी है तो 2 के भाग में भी प्यारे बच्चों क्या है? 1 है। तो यहां से आपको मैं बता दूं कि वास्तविक संख्याएं हम कह सकते हैं माइनस अनंत से लेकर अनंत तक।
माइनस अनंत से लेकर अनंत तक जो नंबर्स होंगे प्यारे बच्चों, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। क्लियर है? वास्तविक संख्याओं में, दशमलव संख्याओं में हमने पहला पढ़ा परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या आपको समझ में आई होगी, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, q कभी भी शून्य नहीं हो सकता, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? अब आपका, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि एग्जाम्पल अगर मैं आपसे दूं 4/5, तो आप कहेंगे यस सर परिमेय संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं 9/11, तो यस सर परिमेय संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं 22/7 क्या है प्यारे बच्चों, 22/7 क्या है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 22/7 क्या है, तो 22/7 प्यारे बच्चों, इसकी हमें जनरली पता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पाई जो है प्यारे बच्चों वो अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। जबकि 22/7 प्यारे बच्चों परिमेय संख्या है। तो इसका अंतर क्या है? पाई का मान ही तो 22/7 है। तो इसका रीजन यह है प्यारे बच्चों कि 22/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो 7 या 21, 1 बचा, फिर दशमलव का 0, 7 एकम 7, फिर 3 बचा, 7 चौक 28, फिर आपका 2 बचा, फिर 7 दूनी 14, फिर 6 बचा, फिर 7 8 56, फिर 4 बचा, 7 पंजे 35। क्लियर हुआ? फिर 5 बचा, 7 7 जा 49, फिर आपका 1 बचा, फिर आपका आएगा 10, फिर 7 एकम 7, फिर 3 बचा, 0 लगाया, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, 0 लगाया, 7 दूनी 14, फिर 6 बचा, 0 लगाया, 7 आठे 56, फिर 4 बचा, 0 लगाया, 7 पंजे 35, फिर 5 बचा, 0 लगाया, 7 सते 49, फिर 1 बचा, 0 लगाया, 7 एकम 7, फिर एक 3 बचा, 0 लगाया, 7 चौक 28। तो आपने यहां पर देखा होगा कि 3.1428557। उसके बाद प्यारे बच्चों 142857, 142857, अर्थात मैं कह सकता हूं कि इन नंबर ने अपने आप को दोहराना चालू कर दिया, रिपीट होना प्रारंभ हो गए। तो इसी कारण 22/7 चूंकि दशमलव के कुछ अंकों के बाद यह अपने आप को दोहराना चालू कर देता है, इसीलिए पाई जो होगा प्यारे बच्चों, दशमलव के बाद जब रिपीटेशन प्रारंभ हो जाता है तो उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या, अब आपको क्लियर हुआ होगा कि 22/7 प्यारे बच्चों परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव के बाद उसमें अंक रिपीट होने लग जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 22/7 टर्मिनेटिंग नंबर है, रिपीटेटिव नंबर है, आवर्त दशमलव है, परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? तो 22/7 हम कह सकते हैं कि 22/7 आपका परिमेय संख्या होगा। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? अब बात आई, दूसरा टाइप है आपका अपरिमेय संख्याएं। दूसरा टाइप आपका क्या है? अपरिमेय संख्याएं। अर्थात इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता या नहीं इन्हें दर्शाया जा सकता p/q के रूप में, उसे हम प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या कहेंगे, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसके अलावा इसे हम और नाम क्या दे सकते हैं? अनावर्त दशमलव संख्याएं। क्या कहेंगे? अनावर्त दशमलव। अर्थात
जिसमें दशमलव के बाद रिपीटेशन नहीं होता, दशमलव के बाद रिपीटेशन नहीं होता, दोहराव नहीं होता, संख्याएं अपने आप को रिपीट नहीं करती। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे नंबर को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कहूं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। तो आप कहेंगे सर पाई की वैल्यू 22/7 है। चूंकि 22/7 परिमेय संख्या है तो पाई भी परिमेय संख्या होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है, पाई का जो फिक्स मान है वो 22/7 नहीं है प्यारे बच्चों। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। हम कह सकते हैं कि 22/7 पाई का लगभग वाला मान है, क्योंकि 22/7 में हमने देखा अंकों का दोहराव हो रहा है और पाई का एग्जैक्ट वैल्यू में रिपीटेशन नहीं होता प्यारे बच्चों। ये अनवरत चलते रहता है, दोहराव इसमें नहीं है। इसीलिए पाई का हम ये कह सकते हैं कि सन्निकट मान कह सकते हैं, लगभग वाला मान कहते हैं और लागू भी करते हैं। हर जगह हम पाई की वैल्यू, अगर वैल्यू पुट करना हो तो हम 22/7 ही करेंगे, परंतु 22/7 पाई का वास्तविक मान नहीं है, यह लगभग वाला मान है, सन्निकट मान है 22/7। किसका? पाई का। तो 22/7 तो आपकी परिमेय संख्या होगी प्यारे बच्चों, परंतु पाई परिमेय संख्या नहीं है प्यारे बच्चों। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया होगा। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं करनी 2, करनी 8, तो प्यारे बच्चों ये सब अपरिमेय संख्याओं में आएगी। परंतु अगर मैं आपसे पूछूं सर करनी 36 क्या अपरिमेय संख्या है? अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों क्या करनी 36 अपरिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं सर, करनी 36 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि करनी 36 का पूर्ण वर्गमूल होता है 6। क्या होता है? 6। अर्थात 6 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या हो सकता है? 1। इसीलिए करनी 36, करनी 49, करनी 81, करनी 256, करनी 7744, करनी 6890, ये सारी की सारी पूर्ण वर्गमूल संख्याएं हैं। इनको हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, इन्हें हम किस में रखेंगे? परिमेय संख्याओं में। तो करनी 36, करनी 49, करनी 81, ये सभी की सभी मेरे प्यारे बच्चों आपकी कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। उम्मीद करता हूं आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर स्पष्ट नजर आ गया होगा। क्लियर हुआ? परिमेय संख्याएं रिपीट होती है, अपरिमेय संख्याएं रिपीट नहीं होती। 22/7 का अगर आपको पूछा जाए तो 22/7 मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या है, और पाई का मान अगर आपको पूछा जाए तो पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों?
आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हम लोगों ने अभी तक क्लासिफिकेशन देखा है, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं के वर्गीकरण में हमने सबसे पहले देखा था सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं को वहां पर दो भागों में बांटा गया, एक दार्शनिक प्रणाली, हिंदू अरेबिक प्रणाली, और दूसरा आपका हुआ काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं मतलब आयोटा, और दार्शनिक हिंदू दार्शनिक प्रणाली मतलब फिर उसे दो भागों में बांटा, वास्तविक, और वास्तविक को पुनः आपने बांटा परिमेय और दशमलव और पूर्णांक में, और फिर दशमलव का हमने बांटा था परिमेय और अपरिमेय में। तो दशमलव संख्याओं का हमने क्लासिफिकेशन देखा जिसे दो भागों में बांटा था, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। अब हम पूर्णांक का क्लासिफिकेशन देखेंगे। पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया प्यारे बच्चों? तो पूर्णांक का क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं 3 से 4 प्रकार का होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों से 3 उसके क्लासिफिकेशन की चर्चा करूंगा कि पूर्णांक को सबसे पहले प्यारे बच्चों दो भागों में बांटा गया। पूर्णांक को सबसे पहले प्यारे बच्चों कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला है आपका धनात्मक पूर्णांक, या हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अर्थात धनात्मक पूर्णांक मतलब प्यारे बच्चों 1 से लेकर अनंत तक जिन नंबर्स को, जिन अंकों का हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं या गिनने के लिए, काउंटिंग के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि क्या इस क्लासरूम में -40 टेबल हो सकती है क्या? तो नहीं हो सकती प्यारे बच्चों, क्योंकि काउंटिंग में पॉजिटिव नंबर का उपयोग किया जाता है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि ऋण की 4 रोटी मैंने खाई। हमने हमेशा कितनी रोटी खाई है? 4 रोटी खाई है। तो यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि पूर्णांक मतलब धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात 1 से लेकर अनंत तक जिन संख्याओं का उपयोग गिनने के लिए किया जाता है, काउंटिंग के लिए जिन नंबर्स का प्रयोग किया जाता है, या दैनिक जीवन में जिन नंबर्स का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। हम लोगों ने कभी भी 0 बोतल पानी पिया क्या? या तो हमने 1 बोतल पानी पिया, या हमने 2 बोतल पानी पिया, या हमने 3 गिलास पानी पिया, या 4 गिलास पानी किया क्या? हमने कभी ऋण का 2 गिलास पानी पिया नहीं। तो ऋणात्मक संख्याओं यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है कि 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं बनेगी उन्हें हम धनात्मक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक, या मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं, नेचुरल नंबर कह सकते हैं। नेचुरल नंबर्स, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति से प्राप्त हुए। नेचुरल नंबर हम क्या कह सकते हैं? प्रकृति से प्राप्त होने वाले नंबरों को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? धनात्मक पूर्णांक या फिर प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका आता है पूर्ण संख्याएं। क्या आता है? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में आपने देखा 1 से लेकर अनंत तक संख्या रेखा हमें आपको बताना चाहिए। संख्या रेखा में मेरे प्यारे बच्चों ये है आपका 0 और ये है आपका अनंत। तो 1 से लेकर अनंत तक आपको क्या कहना है? प्राकृतिक संख्याएं। परंतु जब 0 को जोड़ लिया जाता है प्यारे बच्चों, तो 0 को जोड़ने के बाद ये आपकी बन जाती है पूर्ण संख्याएं। क्या बन जाती है प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 को जब सम्मिलित कर लिया जाता है तो उस पूरे संग्रह को, अर्थात 0 से लेकर अनंत तक के संग्रह को प्यारे बच्चों हम क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को जोड़ लेने पर जो पूरा संग्रह बनेगा, 0 होल नंबर नहीं कह सकते। 0 को मिलाकर प्राकृतिक संख्याओं में मिलाकर जो समूह बनेगा, 0 को मिलाकर जो समूह बनेगा प्यारे बच्चों, उसे हम पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 2 प्राकृतिक संख्या है प्यारे बच्चों? बिल्कुल है। क्या 2 पूर्ण संख्या हैं? बिल्कुल है।
अब हम आते हैं प्यारे बच्चों ऋणात्मक प्राकृतिक ऋणात्मक पूर्णांक, अर्थात आपको समझ में आ रहा होगा संख्या रेखा पर जब हम दाएं बढ़ते हैं, संख्या रेखा पर जब हम दाएं बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो दाएं बढ़ने पर 1 2 3 इस प्रकार से धनात्मक संख्याएं आपको मिलती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। परंतु जब शून्य से बाईं ओर आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो ऋण का 1 ऋण का 2 ऋण का 3 मेरे प्यारे बच्चों, तो शून्य से लेकर या फिर हम कह सकते हैं माइनस अनंत से लेकर प्यारे बच्चों शून्य तक जो संख्याएं होगी उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, और एक है आपका पूर्ण संख्याएं। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? अब हम पूर्णांक का एक दूसरा क्लासिफिकेशन है जिसे हम पढ़ेंगे। पूर्णांक का एक सेकंड क्लासिफिकेशन है प्यारे बच्चों, जिसमें संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया, सम, शून्य और विषम। सम, शून्य और विषम, अर्थात सम संख्याएं किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। सम संख्याएं किसे कहेंगे? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो। ऐसी संख्याएं प्यारे बच्चों जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें हम सम संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? सम संख्याएं कहेंगे। उसी प्रकार प्यारे बच्चों विषम संख्याएं आएगी। विषम संख्याएं किसे कहेंगे? तो ऐसी संख्याएं प्यारे बच्चों जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें हम विषम संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? विषम संख्याएं कहेंगे। अब बात आई सर शून्य की, तो शून्य क्या है? सम है या विषम है? तो प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि शून्य जो है वो सम संख्या हो सकती है, ये प्रूव किया जा सकता है। शून्य जो है वो सम संख्या हो सकती है, क्योंकि संख्या रेखा पर जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि माइनस अनंत से आप शुरू होके -1 पर आएंगे, फिर आएंगे इधर -2 -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, और देन आपका 3, और देन आपका 4, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो अब आप देखोगे प्यारे बच्चों कि सम संख्या किनको कहते हैं? 2 4 6, मतलब प्रत्येक सम संख्याओं के बीच में, सम संख्याओं के बीच में 2-2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 2-2 का। तो अगर आप यहां देखें कि 2 सम संख्या है, अब 2 के ऋण 2 जो है वो सम संख्या होगी, ऋण 2 के बाद 2 का अंतर मतलब 0, अब 0 के बाद 2 का अंतर मतलब 2, 2 के बाद अंतर कितना? 4। तो रेखा संख्या के द्वारा यह बताया जा सकता है कि शून्य जो है वो सम संख्या में गिनी जा सकती है, परंतु सम संख्याओं की जो वास्तविक परिभाषा होगी प्यारे बच्चों वो यही होगी कि जो 2 से विभाजित होती है उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। और भी तरीके हैं जिससे बताया जा सकता है कि शून्य सम संख्या होती है। दूसरा है आपका विषम संख्याएं प्यारे बच्चों। तो विषम संख्याएं मतलब जो 2 से विभाजित होती है उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याओं की परिभाषा प्यारे बच्चों जो 2 से विभाजित नहीं होती, जो 2 से विभाजित नहीं होती प्यारे बच्चों उन्हें हम विषम संख्याएं ओड नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? ओड नंबर। और सम संख्याओं को कहेंगे इवन नंबर। मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया? पूर्णांक को फिर 2 भाग में बांट सकते हैं, 3 भागों में। पहला सम, दूसरा विषम और तीसरा है शून्य। सम मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए, विषम मतलब जो 2 से विभाजित नहीं होती हो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं प्यारे बच्चों। और शून्य सम संख्या होती है, प्रूव किया जा सकता है। अब तीसरा हम क्लासिफिकेशन पढ़े बच्चों पूर्णांक संख्याओं का। तो तीसरा क्लासिफिकेशन बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा क्लासिफिकेशन है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और एक। हम इसे प्यारे बच्चों अब हम पूर्णांक का एक तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। भाज्य संख्या
एक और अभाज्य संख्या। तो पहली बात मैं आपको अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर बता दूं प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्या किनको कहेंगे, तो ऐसी संख्याएं प्यारे बच्चों जिनके जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हो, ऐसी संख्याएं प्यारे बच्चों जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हो, उन्हें हम प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। अभाज्य संख्याएं हम अगर इसके कुछ एग्जाम्पल देखें तो 2, 3, 5। अब मैं आपको बताऊं इसमें कि 2 के फैक्टर, गुणनखंड, फैक्टर या गुणनखंड अपवर्तक हम अगर कहें प्यारे बच्चों, तो 2 को जो विभाजित करे वो कौन कौन है, 1 और 2। 2 1 से भी विभाजित होती है, स्वयं से भी विभाजित होती है। 3 को विभाजित करे वो कौन कौन है, 1 और 3। 5 को विभाजित करे वो कौन कौन है, 1 और 5। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने एक चीज यहां पर नोटिस करी होगी कि 2 के भी अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टर गुणनखंड, मतलब गुणनखंड मतलब कोई संख्या को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करती है, इसे हम कहते हैं गुणनखंड। फॉर एग्जाम्पल 24, तो 24 के अगर मैं आपसे पूछूं गुणनखंड क्या क्या होंगे प्यारे बच्चों, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24। तो ये सभी की सभी संख्याएं 24 को विभाजित कर रही है, यस और नो। तो अब आप देखेंगे कि सर 2 को कौन कौन विभाजित कर रहा है, 1 और 2। 3 को सर 1 और 3। 5 को सर 1 और 5। तो मैंने पूछा कि 1 को कौन कौन विभाजित कर रहा है, तो 1 को 1 ही विभाजित कर रहा है, हाँ है ना। तो प्यारे बच्चों एक अभाज्य संख्याओं में एक विशेष आपको दिख रहा होगा पैटर्न कि यहाँ पर 2 फैक्टर जरूर है, 1 और 2। 3 में भी 2 फैक्टर है, 1 और 3। 5 में भी 2 फैक्टर है, 1 और 5, परंतु 1 का तो 1 ही फैक्टर है, हाँ या ना। तो इसी परिभाषा के अनुसार 1 जो है प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या नहीं है, ये कंफर्म हुआ। क्योंकि अभाज्य संख्याओं की अगर हम एक परिभाषा और बनाएं तो ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं प्यारे बच्चों जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड, 2 फैक्टर हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसके 2 ही फैक्टर हो, एक वो संख्या खुद और एक एक, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। चूंकि 1 का 1 ही फैक्टर बन रहा है वो, इसीलिए 1 आपकी अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों नहीं है। अभाज्य संख्याओं से एग्जाम में कई बार सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्यारे बच्चों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आपने देखा होगा 1 तो अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों कौन सी होगी, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों कौन सी है, 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 सम संख्या है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एकमात्र ये संख्या है जो सम है और सम के साथ प्यारे बच्चों क्या है, अभाज्य है। तो सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। अब मैं आपको कहूं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों कौन सी है, 3। परंतु सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। एग्जाम में और भी तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो 1 से 100 के बीच हम कह सकते हैं 1 से 100 के बीच प्यारे बच्चों कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 25। कितनी होती है, 25। अगर मैं कहूं 1 से 200 के बीच, तो 1 से 200 के बीच प्यारे बच्चों कितनी होगी, 46। 1 से 70 के बीच 19, 1 से 50 के बीच 15,
90 से 100 के बीच प्यारे बच्चों एक अभाज्य संख्या होती है। 90 से 100 के बीच एक अभाज्य संख्या होती है और वो है प्यारे बच्चों 97। कौन सी है? 97। तो अभाज्य संख्याओं पर मैं आऊं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों 2। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं 25, 1 से 200 के बीच 46, 1 से 70 के बीच 19, 1 से 50 के बीच 15, 90 से 100 के बीच 1, और वो है संख्या कौन सी? 97। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? तो अभाज्य संख्याएं, उम्मीद करता हूं मैं आपको क्लियर हो गया होगा अभाज्य संख्याएं क्या होती है और इसे कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। दूसरा टाइप है प्यारे बच्चों भाज्य संख्याएं। एक हुआ आपका अभाज्य, दूसरा टाइप है प्यारे बच्चों आपका भाज्य संख्याएं। इसका अर्थ ये हुआ, इसकी परिभाषा प्यारे बच्चों ये होगी, भाज्य संख्याओं का हम यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। भाज्य संख्याओं की प्यारे बच्चों परिभाषा ये होगी कि ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य से विभाजित होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 गुणनखंड हो तो वो अभाज्य हैं। अर्थात ये कन्फर्म हुआ कि भाज्य संख्याओं के गुणनखंड 2 से ज्यादा होंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा दोनों में, अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड, भाज्य संख्या में 2 से ज्यादा ही होंगे। अर्थात कम से कम 3 गुणनखंड जिसके होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 4, तो 4 1 से भी विभाजित होता है, 4 2 से भी विभाजित होता है, 4 स्वयं से भी विभाजित होता है। तो सब इसके गुणनखंड कितने हुए प्यारे बच्चों? 3 गुणनखंड हुए। अर्थात 2 से ज्यादा गुणनखंड, अर्थात 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर हुआ? पूर्णांक को हमने प्यारे बच्चों 3 भागों में बांटा। पहला है भाज्य संख्या, दूसरा है प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसके लिए आवश्यक है कि उसके गुणनखंड 2 से अधिक हो या 3 से अधिक संख्याओं से वो विभाजित होती हो। तो हम फाइनली भाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 3 या उससे अधिक संख्याओं से विभाजित होती है उन्हें हम प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है प्यारे बच्चों? सबसे छोटी भाज्य संख्या है प्यारे बच्चों, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। परंतु अगर मैं पूछूं सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4। अब पूर्णांक क्या आप देख रहे होंगे, एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिख रखा है 1। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 के बारे में यही ज्ञात हुआ है कि 1 जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। आप देख रहे होंगे कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसके 2 से ज्यादा, 2 केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, हाँ या ना? भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड हो। अभाज्य जिसके 2 हो, भाज्य जिसके 3 या 3 से ज्यादा हो। अब 1 का तो 1 ही गुणनखंड है, हाँ या ना? तो 1 जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम 1 को ये कह सकते हैं कि ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है।
तो पूर्णांकों का हमने 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन पढ़ा प्यारे बच्चों। सबसे पहला हमने पढ़ा धनात्मक, ऋणात्मक और पूर्ण संख्याएं। धनात्मक संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं, 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्याएं मतलब 0 से लेकर अनंत तक। ऋणात्मक मतलब ऋण अनंत से लेकर 0 तक। फिर हमने दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ा सम संख्या, विषम संख्या और शून्य। जो 2 से विभाजित हो जाती है प्यारे बच्चों उन्हें हम कहते हैं सम संख्या। जो 2 से विभाजित नहीं होती है हम उन्हें कहते हैं विषम संख्या। शून्य क्या है? तो शून्य सम है, ये प्रूव किया जा सकता है। फिर आया आपका पूर्णांक का तीसरा क्लासिफिकेशन प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और एक। अभाज्य समझ में आ गया होगा, जिनके 2 गुणनखंड हो। भाज्य जिनके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड हो। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो ये आपका पूर्णांक का क्लासिफिकेशन हुआ प्यारे बच्चों। अब एक लास्ट क्लासिफिकेशन और बचा है, एक आगे हम क्लासिफिकेशन बड़े प्यारे बच्चों। तो अभाज्य संख्याओं को भी 3 अभाज्य संख्याओं में बांटा गया। पहला है आपका अपेक्षित अभाज्य संख्या, दूसरा है आपका सह अभाज्य संख्या और तीसरा है प्यारे बच्चों ट्विंस अभाज्य संख्या। तो अपेक्षित अभाज्य संख्याएं किसको कहेंगे प्यारे बच्चों? जिनका HCF, जिनका प्यारे बच्चों HCF कितना है 1, उन्हें हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं। क्लियर हुआ? अब बात आई सहअभाज्य संख्याओं की। तो ऐसी संख्याएं, यहां ये जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य ही हो। अपेक्षित अभाज्य संख्याओं में ये जरूरी है कि वो अभाज्य हो। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 का जोड़ा क्या है? तो 2 और 3 का जोड़ा अभाज्य है, सॉरी अपेक्षित अभाज्य संख्या है। मैं अगर पूछूं 11 और 13 क्या है? तो अपेक्षित अभाज्य संख्या है। 11 और 13 का HCF महत्तम समापवर्तक भी कितना होता है? 1। परंतु क्या मैं आपसे पूछूं कि क्या 9 और 10 सहअभाज्य हैं या अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं? तो प्यारे बच्चों याद रखना, 9 और 10 का जो जोड़ा होगा, 9 और 10 का जो पेयर होगा वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। डेफिनेशन इसकी भी वही है कि इनका HCF भी 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। परंतु आप एक चीज नोटिस करो कि क्या 9 अभाज्य संख्या है? 9 अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि 9 को 1 भी विभाजित करता है, 3 तिया 9 भी होता है और 9 भी 9 को विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि 9 जो है वो भाज्य संख्या है। 9 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। तो जरूरी नहीं कि वो अभाज्य ही हो। तो ऐसे 2 नंबर चाहे वो अभाज्य नहीं हो, अगर उनका HCF भी 1 है, अगर उनका HCF भी 1 है, तो उन्हें हम कौन सी अभाज्य संख्याएं कहेंगे प्यारे बच्चों? सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको और दूं तो 9 और 10, अगर मैं आपको कहूं 6 और 7, तो प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे 6 अभाज्य संख्या नहीं है, पर 6 और 7 का HCF 1 है। 6 और 7 का HCF 1 है, इसीलिए 6 और 7 आपका सहअभाज्य संख्याएं कहलाएगी। समझ में आया दोनों में अंतर प्यारे बच्चों? अपेक्षित अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्याएं ही होती है। अपेक्षित अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्याएं ही होती है, परंतु सहअभाज्य संख्याओं में जरूरी नहीं है कि वह अभाज्य का ही जोड़ा हो। आप देख रहे होंगे 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है, परंतु 6 और 7 के पेयर का, जोड़े का HCF कितना है? 1 है, इसीलिए यह सहअभाज्य संख्याएं कहलाएगी। थर्ड है आपका प्यारे बच्चों ट्विंस अभाज्य संख्या। ट्विंस अभाज्य संख्या अर्थात मेरे प्यारे बच्चों
ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर प्यारे बच्चों 2 हो, उन्हें हम ट्विन्स अभाज्य संख्याएं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 17 और 19, 5 और 7, 5 और 7 का प्यारे बच्चों आप अंतर देख रहे हो 2, 17 और 19 का अंतर देख रहे हो 2। क्या मैं आपसे पूछूं कि 2 और 5 ट्विन्स अभाज्य संख्या हैं? आप कहोगे नहीं, 2 और 5 प्यारे बच्चों अपेक्षित हैं। 2 और 5 क्या है? अपेक्षित, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है? 3। अंतर ट्विन्स अभाज्य संख्या में कितना होना चाहिए? 2। 2 और 5 अब ट्विन्स अभाज्य संख्या नहीं है, 2 और 5 क्या है? अपेक्षित। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 2 और 5 सर सहअभाज्य हैं? 2 और 5 क्या सहअभाज्य हैं? तो हो सकती है। क्यों? क्योंकि 2 और 5 का एचसीएफ भी कितना है? 1 है। क्लियर है? तो अपेक्षित अभाज्य संख्याओं को सहअभाज्य संख्याएं कहा जा सकता है। अपेक्षित अभाज्य संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहा जा सकता है, परंतु ध्यान से सुनिएगा, अपेक्षित अभाज्य संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहा जा सकता है, परंतु सहअभाज्य संख्याओं को अपेक्षित अभाज्य संख्या नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि सहअभाज्य संख्या में जरूरी नहीं है कि सारी दोनों अभाज्य ही हों। 9 और 10 सहअभाज्य तो है, पर 9 और 10 अपेक्षित अभाज्य संख्या नहीं है। 11 और 13 अपेक्षित भी हो सकती है, सहअभाज्य भी हो सकती है। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? तो हम लोगों ने आज नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी। मैंने परिभाषाएं पढ़ाई, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, फिर हमने पढ़ा भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, और धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और फिर हमने अभाज्य संख्याओं में पढ़ा अपेक्षित, सहअभाज्य और ट्विन्स अभाज्य संख्याएं। तो आज का जो अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो अंत में लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।